स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7, ठीक ना। कक्षा 6 के लिए दक्षता अभ्यास 7 पढ़ेंगे हम लोग। कक्षा 6 का दक्षता अभ्यास 7 ज्यामितीय अवधारणाएं। जैसे पहला सवाल इसमें दिया हुआ है कि 3, ठीक ना, संरेख बिंदुओं से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो संरेख बिंदु का मतलब बस समझ लीजिए आप लोग कि जैसे मान लीजिए कि इसका लिख लेते हैं हम लोग कि 3 संरेख बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती हैं। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं आंसर में, ठीक ना। इसमें आंसर लिख लीजिएगा कि 3, ठीक ना, 3 संरेख बिंदु से एक रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक ना। लेकिन ये बात समझिए कैसे। जैसे एक रेखा हम लोग खींच दिए आपको, और संरेख किसको कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, तो जो इसके सीध में आएंगे वो सभी संरेख में आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 2 लगा दिए, एक बीच में लगा दिए, तो ये तीनों एक संरेख रेखा हो जाएंगे, संरेख बिंदु हो जाएंगे। और संरेख बिंदु मतलब एक सीधी रेखा में रहेंगी तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग एक ही रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। ये बात समझिएगा। और ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग कि यहाँ पे जैसे कि ये बिंदु होते हैं, इसमें अनेकों बिंदु हो सकते हैं लेकिन दिखते नहीं है। अगर यही बात 2 बिंदुओं के बीच में पूछे कितनी रेखाएं हो सकती हैं तो एक, लेकिन ये पूछ दे कि 2 बिंदुओं के बीच में एक रेखा के बीच में कितनी बिंदुएं हो सकती हैं तो सिर्फ 2 बताएंगे, ठीक है ना। ये नहीं बताएंगे कि अनेकों बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये संरेख बिंदु पता चला कैसे हुआ। संरेख बिंदु मतलब एक ही सीध में सभी बिंदुएं अगर स्थित हैं तो उसे संरेख बोलेंगे। एक ही मतलब कि रेखा पे अगर सभी बिंदुएं स्थित हैं तो उसे संरेख बोलेंगे, ठीक है ना। एक ही सीध में या फिर एक ही लाइन पे जितनी भी बिंदुएं स्थित हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संरेख बोलेंगे। जब तीनों बिंदुएं एक सीध में हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 संरेख में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक। 3 मतलब कि संरेख बिंदु पर 3 संरेख बिंदु पर एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। अब देखिए इसमें दूसरा दिया हुआ है कि कागज के तल पर निम्नलिखित बिंदुओं को अंकित कर स्पष्ट कीजिए। तो कागज के तल पे हमें इन सब को मतलब खींच के और स्पष्ट करना है। जैसे बोला है कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो जैसे कि एक बिंदु है बाबू, तो यहाँ से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इधर की तरफ एक किरण निकलेगी, फिर अगर जस्ट इधर की तरफ एक किरण निकलेगी तो एक रेखा खींची जा सकती है। फिर अगर इधर की तरफ एक हमारा किरण निकली, एक इधर की तरफ किरण निकली, तो इधर भी तो निकल सकता है किरण, और इधर भी एक निकल सकता है। तो मतलब एक बिंदु से अनेकों मतलब अनंत बोल सकते हैं। अनंत क्या खींची जा सकती हैं इसमें कि अनंत, इसमें मतलब असंख्य या अनंत बोल सकते हैं। असंख्य लिखिएगा, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। असंख्य, ठीक है ना, असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। समझ में आ गया ये बात। 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर यहाँ पे 2 बिंदु हैं तो इनसे हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक। तो 2 बिंदुओं से सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एक रेखा। 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक रेखा खींची जा सकती है, एक रेखा, ठीक ना। एक रेखा, यहाँ पे असंख्य, ये याद रखिएगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक रेखा। अब देखिए तीसरा सवाल दिया हुआ है कि 3 बिंदुओं जो संरेख नहीं है। अब देखिए संरेख नहीं है मतलब एक सीध में नहीं, मतलब यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक है। पॉइंट दिख रहा है आपको, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये दिख रहा होगा ये पॉइंट। अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक तो यहाँ से यहाँ एक, ये यहाँ 2 और एक यहाँ पे मिला लेंगे 3। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 3 बिंदुएं हैं जो संरेख नहीं है, एक सीध में नहीं है, तो उसे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 3। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि 3 रेखाएं खींची जा सकती हैं, 3 रेखा, ठीक है ना, रेखा खींची जा सकती हैं। तो ये हो गया हमारा सीध का आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले। डी हमारा दिया हुआ है कि 4 बिंदु जिनमें से कोई 3 संरेख नहीं है, ठीक ना, इनमें से, ठीक ना, में से 2 बिंदुओं से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब देखिए इसमें संरेख नहीं है। अगर मान लीजिए एक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे मान लीजिए 4 बिंदु हम लोग खींच लिए, जो कि
तीन संरेख नहीं है, 1 2 3 संरेख नहीं है, 2 संरेख हैं, 2 संरेख हैं, इधर भी 2 संरेख हैं, इधर भी 2 संरेख हैं, ठीक है, लेकिन 3 संरेख नहीं है, तो 3 लगातार संरेख कहीं नहीं है, ठीक है। अब इसमें 2 से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो देखिए 2 से मतलब इन दोनों से 1 खींच लिए, फिर इन दोनों से 1 खींच लिए, 2 हो गया, इन दोनों से 2 खींच लिए, 3 हो गया, इन दोनों से खींच लिए तो 4 हो गया, फिर इससे ये दोनों से खींच लेंगे तो 4 और 2 ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 1 5 हो गया, और इससे खींच लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि 4 बिंदु हैं जो जिसमें कोई भी 3 संरेख नहीं है, जिसमें 3 संरेख नहीं हो, इससे कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, तो 6। एक यहाँ पे है हमारा, एक यहाँ पे है, और यह एक यहाँ पे है 3, और एक यहाँ पे है ये 4, और एक ये है 5, और एक यहाँ पे ये है हमारा, ठीक है ना, 6। तो इस तरीके से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 6 लिख दीजिएगा कि 6 रेखाएं खींची जा सकती हैं, रेखा खींची जा सकती हैं, ठीक है, खींची जा सकती हैं, शक्ति हाँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप कर सकते हैं। अगला दिया हुआ ई कि 5 बिंदु हैं जिनमें कोई 3 संरेख नहीं है, कोई 3 संरेख नहीं है, मतलब 5 फिर से ये अलग हैं, तो 2 की कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आपको इसको फिर से वही करना है, जब भी अगर 5 बोलेगा, 2 का बोलेगा तो 2 का गुणा कर सकते हैं, 5 गुना 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर लीजिए, इसमें कर दीजिएगा कि 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है ना। आंसर आपका होगा कि 10 रेखा, ठीक ना, खींची जा सकती हैं, खींची, ठीक ना, खींची जा सकती हैं, यहां पे हो जाएगा जा शक्ति है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ई का आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि आप इसका चित्र देखना चाहते हैं तो चित्र भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे 5 बिंदु बनाना है जो कि 3 संरेख ना हो, तो एक यहाँ पे बनाएंगे, एक यहाँ पे बनाएंगे, 2 हो गया, ये हो गया हमारा 3 बिंदु दिख रहा है आपको, और यहाँ पे एक 4 हो जाएगा, और यहाँ पे एक 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए तीनों एक सीध में कहीं नहीं है, 1 2 है, फिर इसके बाद मुड़ गया है, फिर ये 1 है, फिर मुड़ गया है, फिर ये दोनों है, मुड़ गया है, फिर यहाँ से ये मुड़ गया है, ये दोनों 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 है, फिर ये दोनों, मतलब कहीं ना कहीं से एक सीधी रेखा में तीनों नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग रेखा खींचेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यहाँ से 1 खींच लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ से 1 खींच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ से 1 खींच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ से 1 खींच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, ये हो गया हमारा 5। अब 5 के बाद यहाँ पे देखिए एक रेखा यहाँ से खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। 6 के बाद एक बिंदु यहाँ है, तो 6 से 1 यहाँ से खींचेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7, फिर एक यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया 8 के बाद देखिए ये वाला बिंदु से ये सीधी एक रेखा खींच सकते हैं 8, और यहाँ से एक क्या हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ से 1 खींच लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 10, मतलब इसमें सीधा जाएगा ये, ठीक है, 10। तो इस तरीके से 10 रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप आराम से करिए, समझ के करिए, हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके अगले सवाल, तीसरे सवाल पर। तीसरा हमारा दिया हुआ है कि स्तंभ ए एवं स्तंभ बी में सही जोड़ों का मिलान कीजिए, ठीक है। पहला हमारा स्तंभ ए दिया है, स्तंभ बी दिया, यहाँ पे दिया किरण। जो किरण होती है उसमें तीर एक ही तरफ लगता है, और तीर एक तरफ कहाँ लगा है, ए बी में, यहाँ पे, तो इसका निशान इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए रेखा में जो होता है तीर दोनों साइड होता है, हमने बताया था, तो इसका मतलब जो इसका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। फिर होता है रेखाखंड। जो रेखाखंड होता है उसमें जो निशान होता है वो होता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद होता है बंद आकृति। बंद आकृति का जो निशान होता है वो इस तरीके से होता है, इसको हम लोग इस तरीके से कर लेंगे, ए बी सिर्फ होता है। तो ये आपका निकल करके आ जाएगा चारों, ठीक है, कि यहाँ पे किरण हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, रेखाखंड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अगला हो जाएगा बंद आकृति। तो बंद आकृति के लिए आप ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। आपने सवाल दिया होगा, नई बुक लेंगे तो शायद ये एक्स्ट्रा सवाल देगा बंद आकृति का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये बंद आकृति में ए बी और सी हो सकता है, या फिर ए बी हो सकता है, जो घूम फिर के एक ही तरफ आए, ए बी ए, या फिर सी कर सकते हैं, सी। जैसे कि बंद आकृति किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ पे एक बिंदु ए हो गया, यहाँ पे हो जाएगा बी, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी। ये तीनों बिंदुओं को अगर एक साथ मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये बंद आकृति हो गई। तो यहाँ पे ए बी सी, ये तीनों आकृति बंद आकृति हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ए बी सी। यहाँ पे सी लिखना भूल गया था, आपका यहाँ आंसर में ए दिया है, आप ए भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए डैश करके तो आप बना सकते हैं, ठीक है। तो बंद आकृति जो बंद हो, ठीक है, यहाँ से बंद हो, खुला ना हो, जिसको बंद आकृति बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे चौथा दिया है, किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितनी बिंदुएं हो सकती हैं। किसी तल पर स्थित एक रेखा है यहाँ पे, रेखा इस तरीके से होता है दोनों साइड में,
तो एक रेखा में कितनी बिंदुएं हो सकती हैं, तो इसमें असंख्य बिंदुएं हो सकती हैं, असंख्य, ठीक है ना, असंख्य, असंख्य बिंदु हो सकती हैं। असंख्य मतलब समझ रहे हैं, जिसकी गिनती ना हो, काउंटिंग ना हो, उससे ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 3 हो सकता है, 4, 5, मतलब एक ही तल पर अगर 300 हो, एक ही संरेख में, तल का मतलब सीधी संरेख में एक ही स्थिति में स्थित हो, उसमें अनेकों हो सकते हैं, असंख्य बिंदुएं हो सकती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बोलेगा कि 2 बिंदुओं के बीच में कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। और पॉइंट की बात करें तो आपका जो नई बुक है उसमें 154 नंबर पेज पे, मतलब 154 नंबर पेज पे और 155 नंबर पेज पे कुल मिलाकर के 20, मतलब कि 20 आपका दिया हुआ पॉइंट्स है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मैं पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये जो आपका पॉइंट्स दिख रहा है, इस पॉइंट्स को ये देखिए, ये 11 इस साइड है और ये 20, मतलब कि 12 से लेकर 20 तक दूसरे पेज पे है, ठीक है। आप आराम से इसको देखिए और समझिए और इसको ध्यान से 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम पढ़िए, ताकि याद हो जाए, इस सारी चीज़ों क्लियर हो जाए आपको, ठीक है। ध्यान से पढ़ेंगे समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो घर के बड़े लोगों से इसका मदद लेके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके अगले सवाल, 5वें सवाल पर। 5वां सवाल हमारा दिया हुआ है कि दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए रेखाओं के नाम लिखेंगे A B B C C D और D A, ठीक है, इस तरीके से नाम लिख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भी सारे नाम है, इसको क्यों लिख रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा बंद आकृति के नाम होते हैं, खुले आकृति के कोई नाम नहीं होते हैं। जैसे हम आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाना चाहेंगे कि यहाँ पे अगर मान लीजिए इस तरीके से ये बना सकते हैं, तो ये क्या खुली आकृति है, इसका कोई नाम आज तक सुने आप, इसको सिर्फ और सिर्फ बोला जाता है कि खुली आकृति है। अगर मान लीजिए ये इस तरीके से है, आधा इस तरीके से, तो ये आधा वृत्त है, लेकिन इसको जब तक यहाँ से बंद नहीं करेंगे अर्धवृत्त में नहीं आता है, अर्धवृत्त में नहीं आता है, तो ये भी खुली आकृति का ही नाम दे देंगे इसको, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि आप कोई भी मतलब कि चित्र बना रहे हो, उसमें आधा बनाएंगे, खुला रहेगा, खुली आकृति रहेगी, तो उसका नाम नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसमें बंद जो आकृति है, ये बंद आकृति, इसी का नाम बताएंगे। इसका मतलब दी गई आकृति में रेखाओं के नाम लिखिए, तो आप लिख सकते हैं AB, ठीक है, ये रेखा ए बी हो सकता है, यहाँ पे हो जाएगा बी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी, जो बी सी रेखा हो सकता है, और यहाँ पे हो जाएगा सी और ए, सॉरी सी और डी, तो सी डी रेखा हो सकता है, और उसके बाद डी से ए है तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग डी से ए, मतलब यहाँ पे हो जाएगा डी और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए, इस तरीके से ये डी ए रेखा हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये चारों आंसर कैसे समझ में आए ना, कैसे लिखेंगे, तो जो बंद आकृति होती है उसी का नाम होता है, जो खुली आकृति होता है कोई नाम नहीं होता, उसको सिर्फ बोलते हैं खुली आकृति, चाहे वो किसी की भी हो, ठीक है। जैसे कि ये वर्ग की हो गई, यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, अगर मान लीजिए थोड़ा लंबा करके इस तरीके से, ये आयत की है लेकिन खुली आकृति है, अगर इस आयत तब तो बनेगा जब इसको खींचेंगे, ये वर्ग का है तो यहाँ पे इस तरह खींचेंगे तब वर्ग बनेगा, ये खुली आकृति, इसको भी खुली आकृति बोलेंगे, इसको भी और इसको भी, ये तीनों को क्या बोलेंगे हम लोग, खुली आकृति, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि खुली आकृति का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ उसको खुली आकृति बोलते हैं, और बंद आकृति होने के बाद ही उसकी आकृति का रूप लेता है, ठीक है ना। तो अब देखिए अगला जो बी दिया हुआ कि आकृति में उन रेखाओं के नाम लिखिए हैं जो बिंदु ए से होकर जाती हैं, तो बिंदु ए से देखिए ए और डी है और ए से ए और बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और डी, उन बिंदुओं का नाम बताना है कि यहाँ पे ए और यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या चीज डी, ए और डी, एक हो जाएगा हमारा ए और डी और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ए और बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ए और बी, ए और डी और ए और बी, यहाँ पर हो जाएगा ए और बी। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना था। दूसरे में हो जाएगा हमारा ए और डी और ए और बी, ये हमारी रेखाएं हो जाएंगी, और रेखा का जब नाम आता है तो यहाँ पे सीधी लाइन इस तरीके से खींच लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो अगला तीसरा सवाल दिया हुआ है, तीसरे सवाल में पूछ रहा है कि क्या, उसको हम लोग बताएंगे कि कैसे करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे बोला हमारा कि आकृति में बंद आकृति का नाम लिखिए, तो बंद आकृति क्या है, ए बी सी डी, तो इसमें लिख देंगे हम लोग बंद आकृति। अभी हमने बताया कि बंद आकृति अलग होती है, खुली आकृति अगर नाम से पूछे कि खुली आकृति कौन है, तब हम लोग नाम उसका बताएंगे खुली आकृति कौन है। अभी बंद आकृति पूछा है तो बंद आकृति ए बी सी और ये डी, ध्यान से देख के लिखिएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा डी और ये इसका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ये बंद आकृति हो गई, ठीक है।
अब हम लोग आते हैं इसके चौथे सवाल पे। चौथा दिया हुआ है कि यहाँ पे के ए मतलब के ए और डी, के ए डी जे क्या है, खुली या बंद। तो ये हमारी खुली आकृति है, इसका आप आंसर लगा सकते हैं। देखिए हमने बताया अभी ये खुली आकृति है, बाहर की तरफ ये पूछ रहा है, तो ये क्या हमारा खुली आकृति है। ठीक है, अब देखिए बोला हमारा आकृति के ए एल खुली आकृति है या बंद। तो देखिए के ए और यल खुली आकृति है ना, इधर से खुली आकृति है तो एंगल तभी बनेगा ना, जब इस तरीके से रहेगा तो ये एंगल बनाएगा, और जब इस तरीके से करेंगे तब ये आकृति का रूप लेगा। तो इस तरीके से है नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है, खुली आकृति है। तो इसको लिख दीजिएगा खुली आकृति, खुली, ठीक है ना, खुली आकृति, ये इसका आंसर हो जाएगा खुली आकृति। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ये मतलब कि पांचवा सवाल हुआ खत्म। समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको बताएं कि यहाँ पे सारे के सारे सवाल बताए जाते हैं। मैं एक भी सवाल नहीं छोड़वाऊंगा, सारा का सारा सवाल करवाऊंगा। ठीक है, जो किताब की चीज़ें होती हैं वो घर पे पढ़िएगा, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना, ताकि समझ सकें। ठीक है, अब चलते हैं इसके अगले सवाल, छठे सवाल पर कि निम्नलिखित आकृतियों में एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगामी बिंदु लिखिए। एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगामी रेखा को लिखना है। तो आपका पहला जो सवाल दिया हुआ है कि पार्श्व आकृति में एक बिंदुगामी रेखा और उनके संगामी, ठीक है ना, बिंदु को बताना है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहला संगामी मतलब क्या होता है, बिंदुगामी मतलब क्या होता है। संगामी मतलब नाम से ही स्पष्ट है, से संगमन बिंदु मतलब जहाँ पे संगम होता हो, मिलन होता हो। संगम को तो मिलन बोलते हैं। जैसे कि आपका इलाहाबाद प्रयागराज में आपका क्या होता है, तीन नदियों का संगम होता है, मिलन होता है, वहीं पे क्या होता है, संगम बनता है। उसी प्रकार से जब ये रेखाएं हैं तीनों इस तरीके से आएंगी और कहीं एक बिंदु मिलती हैं तो वही हो जाता है हमारा संगमन बिंदु। मतलब यहाँ पे संगमन बिंदु है, यहाँ पे संगमन बिंदु है। संगमन बिंदु डी भी है, लेकिन यहाँ पे याद रखेंगे संगमन बिंदु ये भी है, संगमन बिंदु ये भी है। जरूरी नहीं है कि संगमन बिंदु सिर्फ बहुत ज़्यादा मिलेंगे तभी या तीन से अधिक मिलेंगे तभी, नहीं, संगमन बिंदु यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए संगमन बिंदु में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि पार्श्व चित्र में बोल रहा है बिंदुगामी रेखाएं और उनके संगमन बिंदु बताना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा संगमन बिंदु, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा संगमन बिंदु, ठीक है ना, संगमन बिंदु आपका इस समय ए है। जब ए है तो बिंदुगामी, इससे कौन सा गया, ये कौन रेखा का क्या नाम है, यल। तो यहाँ पे लिखे हैं बिंदुगामी बिंदु, ठीक है ना, बिंदुगामी, ठीक है ना। यहाँ पे बिंदुगामी क्या हो जाएगा हमारा, यल हो जाएगा। और उसके बाद इससे बिंदुगामी क्या है, क्यू है तो क्यू हो जाएगा। और इससे बिंदुगामी क्या है, यन है तो यन लिख देंगे। ठीक है ना, तो संगमन बिंदु क्या है, ए, जहाँ पे संगम हो रहा है। और यहाँ पे बिंदुगामी रेखा क्या हमारा, यल है, क्यू है और यन है। तो यहाँ पे यल हो जाएगा, क्यू हो जाएगा और यन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे इसी प्रकार से इसमें बी का भी लिख सकते हैं कि संगमन बिंदु क्या हो जाएगा हमारा, संगमन, ठीक है ना, संगमन बिंदु यहाँ पे हो जाएगा बी। और इसका बिंदुगामी क्या हो सकता है, बिंदुगामी क्या हो सकता है हमारा, बिंदुगामी एक टी है तो टी लिख लीजिए। और उसके बाद दूसरा क्या हमारा बी है तो बी लिख दीजिए, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये इस तरीके से दो आप लिख सकते हैं, टी एम भी लिख सकते हैं इसका। यहाँ से ये यम भी गया है, इधर की तरफ यम लिख सकते हैं, यहाँ से यम गया है इस तरीके से एक रेखा, तो आप इसको यम को भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये यम हो जाएगा। फिर पी भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि P, यहाँ से P भी गया है तो यहाँ पे P भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से Q है तो Q को भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से Q भी गया है, Q भी लिख सकते हैं। और कोई रेखा गई है क्या, यहाँ पे P हो गया, यहीं से ध्यान रखेंगे, ये नहीं N को भी ध्यान रखेंगे, N इससे है, ठीक है ना, यहाँ से गया है तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए ये P भी गया है, यहाँ पे M भी गया है, यहाँ पे T भी गया है, यहाँ पे Q भी गया है। तो ये सारे नाम हम आपस में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया हमारा बिंदुगामी रेखा। और जो संगामी रेखा मतलब यहाँ पे इसका संगम हुआ है। अब देखिए अगला जो चित्र है उसको ध्यान से देखेंगे और बताएंगे। जैसे लिखा हुआ पार्श्व चित्र में AFV, मतलब ए यहाँ पे है, आपका दिख रहा होगा ये ए है, ठीक ना, और यफ ये आपका यहाँ पे है AF और B। ये किस तरीके से, ये पूरी तरीके से बंद हो गया ना, यहाँ से इस तरीके से ये पूरी तरीके से बंद है। तो बोला आकृति, ठीक ना, खुली आकृति है या बंद, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बंद आकृति। क्या लिखेंगे आप लोग, बंद आकृति। ठीक है, आकृति, ठीक है, बंद आकृति है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बंद आकृति है। अब देखिए अगला जो दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में
एफ, ठीक है ना, एफ डी आपका कहाँ पे, डी ये रहा, और डी डैश और पी, एफ डी और डी डैश, ये देखिए यहाँ से और ये इधर से और इधर से, बस इतना ही पूछ रहा है। ए, ठीक ना, एफ डी डैश और पी। ये बोला है कि कैसा क्षेत्र है और खुली आकृति, यह मतलब खुली आकृति है या बंद। तो ये देखिए तो खुला आकृति है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि खुली आकृति है, ठीक है ना, खुली आकृति है, खुली, ठीक है, आकृति है, यह खुली आकृति है। इस तरीके से ये आपका छठा सवाल हुआ ख़त्म, और इसी तरीके से ये आपका 7वां चैप्टर भी हुआ ख़त्म। तो आप लोगों को अगर हमारी वीडियो ये अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।